उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर सभी को नमस्कार। हम इस सप्ताह आज़ादी के स्वर्णिम वर्ष मनाने वाले हैं और देश जिस खुशहाल से आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ बारिश अच्छी हो रही है। विदर्भ में भी बारिश हुई है, लेकिन कई जगह देरी से हुई। उसके कारण जो हमारे 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं, उसमें जो धान की फसल है उसके ट्रांसलेशन में थोड़ा टाइम लगा है, तो उसमें यील्ड थोड़ी कम आ सकती है। और कई वैरायटी के राइस हमारे इधर होते हैं, तो इससे देखा गया है कि जो प्रोडक्शन इस पर बरसात के आकलन के हिसाब से देखते हैं तो कमी का अनुमान आ रहा है। उसी तरह कॉटन में भी कम का अनुमान लग रहा है, और इस वर्ष भारत में भी कॉटन काफी कम हुआ और निर्यात भी काफी बढ़ गया है, साथ साथ में आयात भी हो रहा है। तो हमारे साथ देखा जाए तो आज विदर्भ कॉटन पैडी का बहुत बड़ा एक क्षेत्र रहा है, और इसके लिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए कि जो आज ये हो रहा है कि विदर्भ के किसान मजबूत नहीं हो पाए। हम कई बार अपने पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि यहाँ का किसान ये देखता रहता है कब मेरा कर्जा माफ होगा और कब मेरे जो लोन है वो बैंक माफ कर देगी, लेकिन उसको सशक्तिकरण में लाना जरूरी है। जिस तरह से लाड़की बहन को कई महिलाओं के लिए सशक्तिकरण किया गया, तो उसी तरह से किसान को सशक्तिकरण बहुत करना जरूरी है। आज कॉर्पोरेट सेक्टर पे 3 करोड़ तक का लोन दिया जा रहा है, अगर किसान उद्योजक बनता है उसके लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इंसेंटिव देखते हैं तो किसानों को बहुत कम है। उसके लिए प्रोत्साहन की कोई योजनाएं सरकार देना चाहती है, उसका कोई अच्छी तरह से प्रमोशन नहीं है। विदर्भ में जगह जगह प्रमोशन के लिए सेमिनार होने जरूरी है। आज ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में रीजनल बेसिस पर बहुत सारे सेमिनार होते हैं। वहाँ पर किसानों के लिए, पर्यटन के लिए और उद्योगों के लिए सेमिनार करके मुख्यमंत्री, साथ साथ में कहीं पर केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री को बुलाकर वहाँ पर इसका प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह इस तरह की योजनाएं भी हमारे चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। जिस तरह हम विदर्भ की बात करते हैं तो हमने कई बार कहा है कि विदर्भ में ईस्टर्न कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है उसमें 10 से 15 हजार हेक्टर की जमीन ली जा रही है। उसके लिए सरकार ने समिति गठित कर दी है। 6 जिले में जो ईस्टर्न विदर्भ के है उसके लिए उनका एक प्रारूप हो गया है कि किस तरह से जमीन हासिल करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जब सरकार जमीन अधिग्रहण करने जाती है तो वहां पर किसानों में आक्रोश होता है, और वो उसका ये कर रहा है कि ये जमीनें नहीं दी जाए क्योंकि उसकी अर्जी का उस पर है, उसको सही तरीके से भाव नहीं मिल रहे। एक तरफ वेस्टर्न कोलफील्ड या सरकार जमीन लेती है, उसको बहुत अच्छे भाव दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ सरकार अगर निजी क्षेत्र के लिए जमीन लेती है, निजी उद्योग के लिए, तो वहां पर उसको किसान को फायदा नहीं होता। हमने सरकार से कई बार चर्चा की और ये पॉडकास्ट में भी अपनी मंशा जाहिर की कि जो जमीन अगर सरकार किसानों की लेती है तो सरकार ने उसको मुआवजा देना चाहिए, चाहे वो बाद में जाके इंसेंटिव में कम कर देवे और उसका फायदा किसानों तक पहुंचा देवे। इससे एक तो किसान मजबूत होगा, और दूसरा किसानों को भी उद्योग में आने के लिए, जिस उद्योग में किसान की जमीन जाती है वहां पर उसको इक्विटी दिलाए, और इक्विटी दिलाने से जैसे फॉरेन में ईएसओपी होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, उसी तरह से फार्मर्स स्टॉक ऑप्शन देना चाहिए, जिसके अंतर्गत अगर किसान की जमीन जाती है, अगर वहां पर बड़े कारखाने जेडब्ल्यू जैसे या मित्तल जैसे प्लांट आते हैं, अगर वहां पे फार्मर्स एसओपी दिया गया तो निस्संदेह इससे किसान को फायदा होगा, और वहां पे किसान राजी खुशी जमीन देगा। उसमें एक तो वहां पर उसकी भागीदारी बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ जो हमारे उद्योगपति है उनकी तरफ एक ये दायित्व तो बढ़ जाएगा कि जिस किसान की जमीन पे उसने उद्योग खड़ा किया है उसके प्रति उसने कुछ ना कुछ वहां पर दिया है, उस किसान को भी आगे बढ़ाया है, उसको आगे बढ़ाने में उसको प्रोत्साहन भी दिया है। टेक्सटाइल जोन की अगर बात करते हैं तो टेक्सटाइल जोन पीएम टेक्सटाइल अमरावती तक न रखते हुए राज्य सरकार ने सीएम टेक्सटाइल योजना भी बनानी चाहिए। उसके अंतर्गत चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, जो मेन यवतमाल जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, वहां पर बहुत सारे अभी यार्न के उद्योग लगे हैं। फुल यूनिट अगर लगता है रेडीमेड तक, तो उसमें यहाँ के रोजगार भी बढ़ते हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी में बहुत सारा रोजगार भी होता है, और इसमें जरूरी है सरकार इस पर काम करती है तो निस्संदेह भारत शासन को बहुत सारी जो कॉटन बाहर जाती है वो यहीं पर सदुपयोग होती है, और जो अप्रैल बनेंगे तो उसका फायदा सरकार को भी होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और बहुत सारे जैसे कोयम्बटूर, आजू बाजू में जो उद्योग आए उस तरह के उद्योग यहाँ पर आ जाएंगे, और पूरा विदर्भ सुफलाम सुजलाम हो जाएगा। अभी हाल में तटके साहब ने भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके यहाँ पर काम किया है, तो निस्संदेह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जो पुरानी ट्रेडिशन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उस टेक्सटाइल सेक्टर को उन्होंने आगे लाया है। प्रवीण दत्ते जी, आपका हम स्वागत करते हैं। इस तरह के प्रयोग होना हमारे विदर्भ में बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं केमिकल जोन की ओर। आज केमिकल
देखा जाए तो कुछ जो यूनिट है वो इतनी अच्छी स्थिति में विदर्भ में चल नहीं पा रहे, चाइना के सामने कंपटीशन नहीं कर पा रहे। उनके लिए संजीवनी योजना सरकार को बहुत जरूरी है। आज केमिकल जोन कम से कम अमरावती में लाना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा जिस तरह से बड़ौदा को हुआ, अंकलेश्वर को हुआ, अगर राज्य सरकार विदर्भ में केमिकल जोन अमरावती के पास लाती है, निसंदेह बड़े बड़े केमिकल की इंडस्ट्री आती है, क्योंकि हमारा विदर्भ पूरे भारत में सेंटर में स्थित है, नाभि की तरह है, जो पूरे इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स सबके लिए बहुत ही हितकारी हो सकता है। तो केमिकल जोन यहाँ पर आता है तो एक बहुत बड़ा जो बैकलॉग जो हमारे केमिकल का है वो सरकार और यहाँ के राज्य शासन के मार्फत लोगों को मिल सकता है, फायदा हो सकता है। निसंदेह विदर्भ इसमें जो अमरावती जोन है वो आगे की ओर बढ़ सकता है। कोल गैसिफिकेशन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, किस स्टेज तक है, जमीनें काफी दी गई है और किस तरह से उस जमीनों का वह उद्योग में लाएंगे, क्योंकि जब एमएलडीसी कोई जमीन देती है तो वहां पर उसके बहुत सारे नियम होते हैं, बाकी सभी के जो नियम लागू है उस तरह के नियम भी उन पर लागू हो जाते हैं। तो उसका प्रोजेक्ट कब तक आएगा, एक सरकार का भी ये है कि 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का उपयोग करना है। हमारे तरफ योजनाएं बनती है, लेकिन क्या होता है कि योजनाएं पेपर में रह जाती है, वो साकार रूप में नहीं आ पाती। इसलिए सरकार ने एक ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए जो एक जहां तक हो, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के अंडर में अगर कमेटी सरकार नियुक्त करती है तो उसका सही तरह से मूल्यांकन हो जाता है कि वहां पर वो उद्योग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि तो बहुत सारी इंसेंटिव भी है उसमें। केंद्रीय सरकार की भी अनुदान है, जिसमें पहले सरकार ने एक अनुदान दिया था, 37,500 करोड़ का अनुदान दे रही है। इसके लिए भी हम प्रयासरत है कि कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट हमारे विदर्भ में आए। मैं खुद इस लेवल पे कई संस्थाओं से मिलकर ये बात कर रहा हूँ। एक स्टील प्लांट विदर्भ का आने को तैयार हुआ है, विदर्भ में आने के लिए, तो वो भी 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अडानी जिस तरह से काम शुरू कर दिया है, इससे हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट आ रहे हैं वो अपना काम शुरू कर दें। अगर वो सक्षम नहीं है तो या तो वो किसी पार्टनर को लेकर काम करे, क्योंकि जरूरी है कि समय इसमें ज्यादा नहीं गुजारा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर सवाल होता है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है वह बहुत कम रह जाती है। अगर यूरिया बनाना है तो हम उसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, उसका फायदा हमें सरकार को हो सकता है। तो जरूरी ये हो जाता है कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं समय अवधि में आए, समय के साथ आए, और उसके अंदर जो भी है एक सरकार को ये रूपरेखा दे कि कब तक वो प्रोजेक्ट आएंगे। और सरकार भी अगर चाइना के पैटर्न पे काम करती है तो हमारा देश सुफलाम सुजलाम हो सकता है। तो जरूरी है कि कोल गैसिफिकेशन में इतनी सब्सिडी दी जा रही है, अगर सेमी कंडक्टर की लाइन पे अगर वो प्रोजेक्ट आते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे विदर्भ को, महाराष्ट्र को और सरकार को होगा। आयरन के लिए तो जिस तरह आपकी जो चर्चाएं हुई है, गडकरी साहब तो हमेशा कहते हैं कि गडचिरोली मुंबई के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला होगा, निसंदेह होगा, और वह जमशेदपुर से भी आगे जा सकता है। लेकिन उसके लिए यह काम करना जरूरी है कि एक बड़ा उद्योग आता है उसके पीछे लघु उद्योग कितने हैं वो सोचना चाहिए। हमने एक मीटिंग ली, गडकरी साहब के जो निर्देश में समिति बनी हुई है एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो आशीष काले जी के नेतृत्व में काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमने यही चाहा कि लॉयड मेटल अगर बड़ी इंडस्ट्री आती है उसके साथ 400-500 सहायक उद्योग लगते हैं, निस्संदेह इस क्षेत्र का फायदा हो सकता है। हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जो भी स्पॉन्ज आयरन के यूनिट आए हैं, कम से कम 1000 उद्योग स्पॉन्ज आयरन के हैं। हमारे विदर्भ में सिर्फ 7-8 उद्योग ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिसी है आयरन ओर की वो अभी तक बराबर नहीं है। करीब 3 साल से आयरन ओर निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी पॉलिसी भी अच्छी आनी चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर के उद्योग है वो खुलकर आ सके, स्पॉन्ज आयरन के यूनिट लग सके, और सरकार ने भी देखना चाहिए कि स्पॉन्ज आयरन के यूनिट से जिस तरह से जो वातावरण रोजगार का बन सकता है, स्टील सेक्टर मजबूत हो सकता है, आगे जाके स्टील सेक्टर की बहुत डिमांड है। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है सरकार ने स्टील सेक्टर को आगे ले जाने के लिए आयरन और किस तरह से स्पॉन्ज आयरन को दे सके, स्टील इंडस्ट्री दे सके, उसके लिए सरकार ने एक कदम आगे जाकर उठाया तो बहुत अच्छा होगा। और उसी तरह से वासरी का जो खेल है सरकार ने कम से कम उसको धीरे धीरे कम करते जाना चाहिए। अभी सभी समझ रहे हैं वासरी में क्या हो रहा है, कितना नुकसान आम उपभोक्ता को हो रहा है। आज अगर हम बिजली के दर मुंबई और महाराष्ट्र देखते हैं, मुंबई में आप कभी भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी मीटर बदलवा सकते हैं, वहां पर इसमें से या उसमें जा सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ महावितरण के साथ ही रहना है। आज जो मुंबई में 5-6 हजार का बिल किसी उपभोक्ता को उतने यूनिट के लिए आता है, उतने यूनिट के लिए वही बिल यहाँ पर 12-13 हजार आता है। क्या हमारे विदर्भ लोग इतनी मजबूत है जो मुंबई के लोगों के आय के सामने मुकाबला कर सके? यह सब सरकार को सोचना है, क्योंकि आज विदर्भ भी सरकार को एक मजबूती दे सकता है। जो संसाधन हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए जरूरी है सरकार की सोचना चाहिए, विदर्भ के साथ अन्याय नहीं हो, विदर्भ आगे बढ़े, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो हमारे विदर्भ से ही हैं, और उनका विदर्भ का देखने का बहुत हक है। क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस पास में आ रहा है, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि विदर्भ को स्वतंत्र करने के बजाय महाराष्ट्र में अगर चाहते हैं तो जरूरी है कि विदर्भ के जो अन्याय हो रहा है वो न हो,
जो अन्याय जितने वर्षों का हुआ है विदर्भ पर, उसको ब्याज सहित उतना पैसा विदर्भ को देकर उसके विकास में विदर्भ को आगे ले जाए। हम हमारे मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर चाहते हैं कि आप विदर्भ से हैं और विदर्भ पे आप अन्याय नहीं होने देंगे, आप कृष्ण की भूमिका अदा करेंगे। और उसके अंतर्गत यही है, कृष्ण ने सही न्याय दिया है, जो पराजित हुआ है उसके साथ नहीं रहे, जो आगे जीत सकता है उसके साथ कृष्ण रहा है। तो इसी के साथ नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।